रेन जब फॉल होती है और वो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में एकदम से आती है, इसको याद करने का बड़ा इजी तरीका है, ठीक है? क्या है वो? वेट ज्यादा है तो ज्यादा एयर पार्टिकल भी तो होंगे। यस, जितने ज्यादा एयर पार्टिकल प्लस मिनिमम टेम्परेचर इवेपोरेट नहीं हो पा रही तो बॉडी को कूलिंग इफेक्ट नहीं मिल रहा। एट योर प्लेस एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट इज ह्यूमिड, सो यू विल से ह्यूमिड। Hello dear students, welcome to Concept Corridor. I am your mentor Yogita Dhami. So here we are going to cover the second chapter for class 7 social science, understanding the weather in one shot. This chapter is from geography, but it is not theoretical at all. There are lots of concepts that you have to understand and comprehend to get through with this chapter. अगर बिना concept समझे इस chapter को पढ़ोगे, the only option is writing down, जो कि मेरे साथ यहाँ पर possible नहीं है ना? So let's bring out your scientific aptitude and cover this chapter in scientific way. ठीक है? So let's start with the first word, that is what is weather. बेटे चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग द वेदर, है ना? तो वेदर का मतलब क्या होता है? कॉमनली हम बहुत सुनते हैं इसको, है ना? टुडेज वेदर रिपोर्ट, आप स्कूल में भी वेदर रिपोर्ट देते हो. What is the meaning of it? Weather means weather is the state of the earth atmosphere at a particular time and particular place. State of earth's atmosphere at a particular time and particular place. Right now, at my place, at this time, it is raining outside. So I will say it is rainy weather. Maybe when you are watching video, at your place, at that particular time, it is humid. So you will say humid weather. किसी का हो सकता है कि बहुत hot climate हो रहा है, तो बोलेगा hot weather. Yes? So it is the condition of earth atmosphere at a particular place, maybe your place, my place, at a particular time. Understood? Now, here we have used this word atmosphere. Atmosphere का मतलब क्या है? अगर यूजुअली हम पूछें तो हम बोलते हैं कि हमारे आसपास का सराउंडिंग है ना, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. बट यहां पर हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन फाइंड आउट कर रही है, ठीक है? सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड सम प्लैनेट. यस बेटा, किसी भी प्लैनेट में जो गैसेस की लेयर होती है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. अब वो गैसेस की लेयर हो सकता है फेवरेबल हो लाइफ के लिए, हो सकता है नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल, द लेयर ऑफ गैसेस इन वीनस हाईली टॉक्सिक, सल्फ्यूरिक एसिड मैक्सिमम होता है वहां पर, है ना? बट दैट इज ऑल्सो एटमॉस्फेयर, दैट इज द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस. जुपिटर में देख लो, पूरा गैसेस जाइंट है ना, पूरा गैस ही बना हुआ है. तो दैट इज द एटमॉस्फेयर ऑफ जुपिटर. ऑन अर्थ वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस. यस, सो वी आर ऑल्सो हैविंग एटमॉस्फेयर. Understood? Now, when we talk about Earth, in case of Earth, we call these gases air. हम जब अपने एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं हमारे आसपास क्या है? एयर है. Understood? चलो आगे चलते हैं. Now, Earth atmosphere can be divided into 5 layers. हमारा जो पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर है बेटा, उसको हम 5 डिफरेंट लेयर में डिवाइड कर सकते हैं. एंड दीज लेयर्स आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ठीक है? दीज 5 नेम्स आर नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा. बट इट इज गिवन दैट द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. ठीक है? तो एक बार नाम ही पढ़ लो, है ना? और याद करने का बड़ा एक ईजी तरीका है. कैसे? द स्मार्ट मैन टेक्स एग्जाम. क्या बोला मैंने? द स्मार्ट मैन टेक्स एग्जाम. द ट्रोपोस्फेयर, स्मार्ट, स्ट्रेटोस्फेयर, मैन, मीजोस्फेयर, टेक्स, थर्मोस्फेयर एंड एग्जाम इज एक्सोस्फेयर. तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो. द स्मार्ट मैन टेक्स द एग्जाम. Understood? चलो, now here we don't have to focus on all these 5 layers. We are concerned only with the lowest one, that is the troposphere. ठीक है? देखो, so the layer closest to the surface of the earth is called troposphere. बेटा ये हमारा अर्थ का सरफेस और इसके बिल्कुल ऊपर जो लेयर है ये वाला, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर. यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आपको एक ट्रोपोपॉज भी दिखाई दे रहा है. वो एक ट्रांजिशन जोन है स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में. बेसिकली दिस एक्ट एज अ लिड, यू कैन से, फॉर दिस ट्रोपोस्फेयर. अंडरस्टूड? नाउ कमिंग बैक टू द ट्रोपोस्फेयर. नाउ ट्रोपोस्फेयर की ये जो लेयर है वो कितनी हाइट की है? इट वेरीज फ्रॉम 6 to 8 किलोमीटर फ्रॉम ग्राउंड. बेटा फ्रॉम ग्राउंड से 6 किलोमीटर भी हो सकती है, फ्रॉम ग्राउंड से 18 किलोमीटर भी हो सकती है. ठीक है? तो अगर एग्जाम में आ जाए दैट ट्रोपोस्फेयर वेरीज फ्रॉम 0 to 18 किलोमीटर, तो रॉन्ग मत करके आ जाना. बेटा ग्राउंड से 18 किलोमीटर तक का जोन है ना, ग्राउंड से 6 किलोमीटर भी हो सकता है, यानी 0 to 6 भी पॉसिबल है एंड 0 to 18 भी पॉसिबल है. सो 0 से 18 तक उसका पूरा रेंज है. अंडरस्टूड? तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. 6 to 18 मतलब ग्राउंड से 6 to 18 बोल रहे हैं, तो 0 to 18, 0 to 6 इज करेक्ट. अंडरस्टूड? समझ आया? चलो, now after reading this we understood that troposphere is not symmetrical. है ना? हमारे अर्थ के आसपास जो पूरा ट्रोपोस्फेयर की लेयर है वो सेम नहीं है, क्योंकि ये वेरी कर रही है 6 to 18. Now how does it vary?
ये क्यों वेरी कर रही है, कहाँ पर ये कम होती है, कहाँ पर ये ज़्यादा होती है? लेट्स फाइंड इट आउट। बेटा अर्थ का शेप कैसा है? बिट फ्लैटेंड। पोल पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा कोल्ड, राइट? पोल एरिया इज हैविंग वेरी कोल्ड, सो वहाँ पर जो एयर होगी वो भी तो ठंडी होगी, यस। और बेटा जब whenever the air is cold it is having less energy। अब पहले एनर्जी वाला कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है? whenever we warm something what we are providing heat। अब किसी चीज़ को हमें गर्म करना तो हम क्या करते हैं? हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है? तो अगर कोई भी चीज़ गर्म है इसका मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, अगर कोई भी चीज़ ठंडी है तो इसका मतलब उसके पास बहुत कम एनर्जी है, ठीक है? नाउ कमिंग बैक हियर, एट पोल्स देयर इज कोल्ड, इन कोल्ड द कोल्ड एयर विल ऑल्सो बी कोल्ड, और कोल्ड एयर के पास एनर्जी है बहुत कम, इसका मतलब उसके पास मूवमेंट करने की भी हिम्मत नहीं है, यस ऐसा समझ के चलो। सो कोल्ड एयर इज हैविंग लेस एनर्जी सो इट कैन नॉट मूव, सो इट विल कॉन्ट्रैक्ट। वो सारे के सारे पार्टिकल इधर उधर नहीं जा पाएंगे, सारे के सारे पास में आ जाएंगे। सो व्हाट विल हैपन? द एयर विल कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बिकम डेंस, इट विल बिकम डेंस, सो ग्राउंड एंड दिस इज ट्रोपोस्फेयर। क्या हुआ? लेयर थिन हो गई, लेयर थिन हो गई। Understood? Cold air is having less energy, so particles will contract, they will become dense, so layer will become thick. Understood? Now coming to the tropical zone. Tropical zone is equator वाला zone, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, yes? तो गर्मी अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब एयर भी वहाँ पर कैसी होगी? वार्म होगी, गर्म होगी, ठीक है? एंड वार्म एयर के पास क्या है? एनर्जी है, so particles will go here and there. Yes, now particles will go here and there, so they will expand. So once they are expand, so this is the layer and this is the troposphere. क्या हुआ? यहाँ पे layer thick हो गई। Understood? So at poles there is a thin layer of troposphere. At tropical zone there is a thick layer of troposphere. समझ आ गया? Understood? चलो, now moving ahead, again coming back to the first slide. Weather is the state of Earth atmosphere at a particular time and place. Now I hope you know the meaning of this word atmosphere here. So weather is the state of Earth's air at a particular place and particular time. So we are talking about the air in our surrounding. Correct? Understood? Now how do we describe this weather? But there are many ways, है ना? हम अलग अलग word use करते हैं depending कि क्या हो रहा है हमारे आसपास। Hot, cold, rainy, cloudy, humid, snow, windy and so on. है ना? इसके अलावा और भी कुछ बड़े फैंसी से वर्ड होते हैं, है ना? हम बोलते हैं आज का वेदर बड़ा प्लेजेंट है, आज का वेदर बड़ा क्रिस्प है, आज बड़ा चिली है ना? इसके अलावा तो कुछ फ्रेज भी यूज होते हैं, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स भी बोलते हैं, है ना? सो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग, देयर आर सम वर्ड्स इन योर लोकल लैंग्वेज ऑल्सो। यहाँ पे हॉट, कोल्ड, वार्म, चिली, क्रिस्प, प्लेजेंट एंड सो ऑन, दीज आर द कॉमनली यूज टर्म्स। क्लियर? चलो इसके आगे बेटा एक सिनेरियो देखते हैं जहां पर कृष्णन, there is one boy who is sitting in Chennai and speaking with Amir in Kashmir. ये दो फ्रेंड हैं, हो सकता है एक जगह पढ़ रहे होंगे लेकिन अभी अपने अपने घर गए हैं छुट्टियों में, ठीक है? एंड नाउ दे आर टॉकिंग ऑन फोन। कृष्णन टेल्स आमिर दैट इट हैज बिकम चिली इन चेन्नई आफ्टर इट रेन्ड प्रीवियस नाइट। कल रात बारिश हुई होगी तो बता रहे बड़े ठंड हो गई आज, इट्स चिली इन चेन्नई। हाँ, चेन्नई में चिली, ठीक है? आमिर आस्क हिम हाउ कोल्ड इट इज। हाउ विल कृष्णन एक्सप्लेन टू आमिर दैट हाउ कोल्ड इट इज? आमिर ने पूछा भाई कितना ठंडा। अब ये कृष्णन कैसे बताया कितना ठंडा? बोलेगा बहुत ठंडा, है ना? आफ्टर ऑल व्हाट इज कोल्ड फॉर कृष्णन मे बी क्वाइट प्लेजेंट फॉर आमिर। बेटा कृष्ण जो आमिर है वो कश्मीर में बैठा हुआ है जहाँ का टेम्परेचर होता है 2 डिग्री 3 डिग्री नॉर्मल डेज में भी, है ना? अब मान लो वहाँ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस में बैठा हुआ है और ये कृष्णन कहाँ पर है? चेन्नई में। चेन्नई का टेम्परेचर तो आज तक कभी 10 और 11 से नीचे गया ही नहीं है ना? तो हो सकता है वहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस हो रहा होगा। अब जो ये कृष्णन है उसको 14 डिग्री सेल्सियस में बड़ा चिली लग रहा है। अब वो कैसे एक्सप्लेन करेगा आमिर को जो कि 2 डिग्री सेल्सियस में बैठा हुआ है ना? सो हियर वी नीड द एग्जैक्ट नंबर। यस, अगर एग्जैक्ट नंबर होता कृष्णन के पास, वो बोलता अरे आज 14 डिग्री सेल्सियस हो गया, बड़ा ठंडा हो रहा है, तब जाके आमिर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करता, बोलते क्या बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस में बैठा हूँ, तुझे बड़ा ठंडा लग रही है वहां पर, है ना? तो वहां से एक प्रॉपर कन्वर्जन स्टार्ट होता। So that's why we need the proper and precise way of measuring the weather. ठीक है? And here comes the weather forecast. बेटा weather forecast करने के natures के तरीके भी हैं। Yes, nature's way of weather forecast. अब पहले तो ये forecast का मतलब क्या होता है? What is the meaning of forecast? बेटा prediction of future. जो होने वाला है ना उसका अगर prediction कर दो तो उसको forecast बोलते हैं। ठीक है? To predict or find out in advance. कोई भी चीज अगर हम एडवांस में फाइंड आउट कर लें तो उसको हम बोलेंगे ये फोरकास्ट है।
ठीक है। तो अगर हम वेदर को एडवांस में फाइंड आउट कर रहे हैं कि कल क्या होने वाला है, आज से 1 वीक में क्या होने वाला है, तो इसका मतलब हम वेदर फोरकास्ट कर रहे हैं। अंडरस्टूड। नाउ व्हाट आर द नेचर्स वे ऑफ वेदर फोरकास्ट? नेचर्स वे आर दीज। फर्स्ट वन, हियर हैव अ लुक दिस पिक्चर। ants what they are doing, they are taking their eggs to the higher altitude। जैसे ही उनको फील होता है कि अब बारिश होने वाली है, वो अपने सारे एग्स को उठा के कहां, ऊपर ग्राउंड में लेके जाते हैं, क्योंकि नीचे तो पूरा पानी भर जाएगा। यस, नेचर्स वे ऑफ टेलिंग द वेदर फोरकास्ट। हियर अ फ्रॉग क्रोकिंग इन द फॉरेस्ट इन वेस्टर्न घाट्स। बेटा ये बहुत एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, बोलते हैं अरे मेढक टर्रा रहे हैं, बारिश होने वाली है। सो इट इज अगेन द वे ऑफ टेलिंग दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। हियर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पाइन कोन्स। ये पाइन कोन्स है बेटा, ये ह्यूमिड जब कंडीशन होती है, जब आपका नेचर में ह्यूमिडिटी होती है, तो ये पाइन कोन बंद हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज दीज आर हैविंग सीड्स इनसाइड, और सीड्स यूजुअली ह्यूमिड कंडीशन में खराब हो जाते हैं। ठीक है, सो प्रोटेक्टिंग देयर सीड्स। और जैसे ही आपका जो क्लाइमेट है वो ड्राई हो जाएगा, दे विल ओपन अप। व्हाई? बिकॉज पाइन सीड्स कुछ इस टाइप के होते हैं, ऐसे छोटा सा होता है, उसके ऊपर यहाँ पे इतना बड़ा विंग होता है। दिस ड्यू टू हेल्प ऑफ दिस विंग दे कैन फ्लाई अवे। तो जैसे ही आपका ड्राई क्लाइमेट होगा, द स्पाइन ओपन्स अप सो दैट द सीड कैन कम आउट एंड दे कैन फ्लाई अवे विद द विंड एंड दे कैन ग्रो इन देयर फेवरेबल कंडीशन। अंडरस्टूड? अगेन नेचर्स वे ऑफ टेलिंग। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं। फॉर एग्जाम्पल birds flying low, squirrels gathering their nuts before rain. So these are the nature's way of telling the weather forecast. Understood? Now, can we rely on this way of weather forecasting? Of course not. बेटा कर भी लेते, बट हमारे पास नेचर कहाँ है? We are staying in the urban cities, जहाँ पे पेड़ों का नामो निशान नहीं है। तो वहां कहाँ से हम ये फ्रॉग के क्रोक को सुनेंगे? And how can we see these ants carrying their eggs? That is not possible for us. So that's why we need some other precise way of measuring the weather and doing the forecast. ठीक है? So let's understand more about the modern way of weather forecasting. बेटा मॉडर्न वे ऑफ फोरकास्टिंग के लिए एक अलग से साइंस की ब्रांच बनी हुई है, जिसको बोला जाता है मेट्रोलॉजी। ठीक है, मेट्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। इनका काम क्या है? दे स्टडी ओनली अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। और जो वहां पे काम करते हैं, जो साइंटिस्ट वहां पे काम करते हैं, उनको बोला जाता है मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, सो मेट्रोलॉजिस्ट कैरी द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स इवोल्यूशन, एंड दिस स्टडी इज द बेसिस फॉर द वेदर फोरकास्टिंग। ये लोग क्या करते हैं? ये आज से बहुत साल पहले जो वेदर कंडीशन चल रही थी, जो वेदर पैटर्न चल रहा था, उसको अच्छे से स्टडी करते हैं, देन दे डू द फर्दर फ्यूचर वेदर फोरकास्ट। करेक्ट? नाउ meteorologists try to predict the weather that will behave in next few hours, few days or even few weeks, है ना? अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, नेक्स्ट डे तक क्या होने वाला है, एंड कभी कभी तो पूरा वीक का भी आ जाता है। अभी आजकल तो गूगल में डालो आप, तो पूरे वीक का वेदर फोरकास्ट आपको मिल जाएगा। यस, सो दैट इज पॉसिबल। गॉट इट? नाउ हाउ दे आर डूइंग दिस? ये कैसे ये फोरकास्टिंग होती है बेटा? दिस इज डन बाय मेजरिंग and monitoring the elements of weather with the great precision. Now what is the meaning of this elements of weather? Weather समझ में आ गया? Weather is the condition of the atmosphere at a particular time or place. और atmosphere मतलब हम air की बात कर रहे हैं, है ना? अब ये element of weather क्या है? बेटा there are 5 elements of weather. These are the one: temperature, precipitation, atmospheric pressure, wind and humidity. इनमें से आपने temperature, precipitation, wind और humidity पहले से सुना हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा न्यू लगेगा आपको, बट डोंट वरी, अभी से कुछ देर बाद आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब पहले तो उसको याद करते हैं। हाउ टू रिमेंबर दिस? अगर एग्जाम में सिर्फ ये नाम लिखने के लिए आ गए तो आपको याद होना चाहिए ना। कैसे याद करें? इसको याद करने का बड़ा इजी तरीका है। ठीक है, क्या है वो? हैव अ लुक हियर। हम्बल विंस ऑल द प्रेज। बस ये याद कर लो, हम्बल विंस ऑल द प्रेज। दिस इज ट्रू। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? Humble is humidity, win is wind, all is atmospheric pressure, the is temperature and praise is the precipitation. This is the way of remembering. ठीक है, humble wins all the praise. Clear? चलो अब एक एक करके इनको समझते हैं डिटेल में। ठीक है, टेम्परेचर ना, व्हाट इज टेम्परेचर? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इसी को तो टेम्परेचर बोलते हैं ना, सिंपल पढ़ा हुआ है पहले। हाउ हॉट और हाउ कोल्ड इज द एटमॉस्फेयर, दिस इज द टेम्परेचर। डिटेल में आगे और पढ़ना है हमें। ठीक है, अभी डेफिनेशन देखने हैं सिर्फ। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स एनीथिंग मतलब द रेन, स्नो, हेल्स कमिंग फ्रॉम द स्काई, यस, फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज रेन, स्नो, स्लीट, हेल दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर आपको रेन का मतलब पता है, स्नो मतलब पता है, और शायद हेल का मतलब भी पता है। ये स्लीट क्या होता है?
बेटा स्लीट इज स्मॉल आइस पैलेट्स फॉर्म्स व्हेन रेन ड्रॉप्स फ्रीजेस बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। रेन जैसे जैसे नीचे एटमॉस्फेयर में आती है, अगर बहुत एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में वो फॉल हो रही है तो नीचे ग्राउंड में फॉल होने से पहले उसके आइस पैलेट्स बन जाते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज स्लीट एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द हेल्स। हेल्स क्या होते हैं? ओले, ओले, ठीक है। ओले कहाँ बनते हैं बेटा? ओले थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स में बनते हैं, वो नीचे आके नहीं बनते हैं, पहले से वो बने होते हैं, देन दे फॉल। सो हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द स्लीट्स, ठीक है। What are hails? Small hard balls of the ice that falls from the sky like rain. ये स्काई से ही फॉल होते हैं जैसे कि बारिश होती है। और स्लीट क्या है? रेन जब फॉल होती है और वो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में एकदम से आती है तो वो ग्राउंड में जाने से पहले फ्रीज हो जाती है और पैलेट्स बन जाते हैं। दैट इज स्लीट। अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं। What is atmospheric pressure? Atmospheric pressure is the weight of the air above us felt on the earth's surface. Weight ऑफ एयर, हमारे आसपास सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है। तो उसी एयर का जब वेट हमारे पे लगता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अभी समझेंगे डिटेल में आगे, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ विंड, यू नो दैट द मूवमेंट ऑफ एयर, सिंपल है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ये हमने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, सो यू नो, यू एटलीस्ट यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। चलो नाउ अभी हमने क्या देखा था? मेट्रोलॉजिस्ट मेजर दीज ऑल एलिमेंट्स ऑफ वेदर प्रिसाइसली। अब ये मेजरमेंट कैसे होता है? सो यू नीड सम इंस्ट्रूमेंट ऑब्वियसली, है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज वेदर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सबसे पहले टेम्परेचर। बेटे टेम्परेचर के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? थर्मामीटर। पढ़ा हुआ है पहले, क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, साइंस है पूरा, है ना। थर्मामीटर। वहां पर हमने क्या क्या पढ़ा था? In your grade 6 science textbook Curiosity, you read about the different types of thermometer. पढ़े थे हमने वहां पर कौन कौन से होते हैं। ये कौन सा है? डिजिटल थर्मामीटर। ये कौन सा है? क्लिनिकल थर्मामीटर। और ये क्या है आपका? लेबोरेटरी थर्मामीटर। देखा हुआ है, नथिंग न्यू, है ना। डिजिटल थर्मामीटर डिजिट्स में दिखाता है। दिस इज द मर्क्यूरी थर्मामीटर, जो कि क्लिनिकल थर्मामीटर यानी बुखार उखार नापने के लिए घर में यूज होता था पहले, आजकल उतना नहीं होता है, ठीक है। एंड दिस इज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर में बेटा आजकल एल्कोहल वाले थर्मामीटर आते हैं, पता होगा। मर्क्यूरी थर्मामीटर ज्यादा सेफ नहीं होता, इसलिए एल्कोहल थर्मामीटर, और एल्कोहल में कलर मिक्स किया जाता है सो दैट इट इज एविडेंट रेड कलर। रेड कलर है, अब रेड कलर जब ऊपर राइज होगा तो प्रॉपर दिखाई देगा, है ना। सो एल्कोहल मिक्स्ड विद रेड कलर ये यूज होता है। दीज आर द काइंड ऑफ थर्मामीटर दैट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। और यहाँ पर आपको स्केल भी पता होगा, डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन भी था। केल्विन इज द मेन एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वहां पर। चलो आगे देखते हैं। द क्लिनिकल थर्मामीटर एंड द लेबोरेटरी थर्मामीटर यू हैव सीन, यू हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट द टेम्परेचर स्केल्स। वन ऑफ देम इज सेल्सियस स्केल एंड अनदर वन इज फ़ारेनहाइट, और इनको हम डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। यू नो दैट। चलो आगे देखते हैं। If for instance we have a cool temperature of 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस कैसे लिखा हुआ है देख लो, इट इज सेम एज 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनका कन्वर्जन भी हमने वहां पर देखा था, वहां पे हम अभी नहीं जाएंगे बिकॉज हियर वी आर स्टडीइंग द ज्योग्राफी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सो व्हाट वी गॉट टू नो हियर, वी गॉट टू नो दैट दिस वन डिजिटल थर्मामीटर इज द मोर प्रिसाइज वन, बिकॉज यहाँ पे डिजिट्स में आपको क्लियर इंडिकेशन हो जाता है, आपको कोई ऐसे रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती स्केल को, ठीक है। और एल्कोहल थर्मामीटर में एल्कोहल मिक्स्ड विद रेड कलर ये यूज होता है सो दैट वी कैन सी द मार्किंग क्लियरली। एनी प्रॉब्लम? चलो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। यस, so temperature of the surrounding, there are some thermometers simply measures the ambient temperature. What is the meaning of ambient? The immediate surrounding. मेरे आसपास का जो immediate surrounding है उसको हम ambience बोलते हैं ना, ambient, ठीक है। so ambient temperature, temperature of the immediate surrounding, है ना। और immediate surrounding के temperature को जो measure कर ले वो भी डिवाइस का नाम हमने पढ़ा था क्लास 6 में, क्या बोलते हैं उसको? एयर थर्मामीटर, है ना। एयर थर्मामीटर, दीज आर द डिवाइसेस। ये तो क्लॉक है, आजकल ऐसे डिजिटल क्लॉक आती हैं जिसमें आसपास का टेम्परेचर देखो दिख रहा है 33.4 डिग्री सेल्सियस। सो इट इज हैविंग दिस थर्मामीटर इनसाइड, कुछ ऐसा डिवाइस है जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर को मेजर कर ले रहा है ना। दिस इज द एयर थर्मामीटर, करेक्ट। सो देयर आर अदर काइंड्स ऑफ थर्मामीटर ऑल्सो, ठीक है। नाउ देयर आर सम थर्मामीटर्स दैट कैन रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे।
ऐसे भी थर्मामीटर होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और इस टेम्परेचर से जब आपको एक बार मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मिल गया, उससे क्या होता है, द टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स कैन बी यूज टू कलेक्ट सम यूजफुल स्टैटिक्स इंक्लूडिंग क्या, रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड मीन डेली टेम्परेचर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या समझते हैं यहाँ पे, देखो पहले तो वर्ड स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। बेटा स्टैटिक्स मतलब डेटा, है ना, जिससे हम कुछ वैल्यूएबल स्टडी कर सकें, है ना। जैसे बोलते हैं व्हाट इज द स्टैटिक्स ऑफ योर कंपनी राइट नाउ, तो उसको मतलब एक डेटा आपसे मांग रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, दीज टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स कैन बी यूज टू कलेक्ट द सम यूजफुल स्टैटिक्स इंक्लूडिंग रेंज ऑफ टेम्परेचर। नाउ रेंज मिनिमम टू मैक्सिमम, इसी को तो रेंज बोलते हैं, है ना। तो कैसे निकालेंगे, रेंज कैन बी मेजर्ड बाय मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। लेट्स से मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 38 डिग्री सेल्सियस था और मिनिमम टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस था। माइनस कर लो, कितना आया आंसर, आपका आया 11 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है, ये आपका रेंज निकल गया। Am I clear? इसके बाद नेक्स्ट है आपका मीन डेली टेम्परेचर। मीन जब भी निकालते हैं बेटा तो वहां पर एवरेज निकाल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आपको मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2 करना है। यहां पर आपको डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो सेम वैल्यू आप लोगे, दिस इज 38 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। प्लस कर लो, कितना होगा, मैं इस तरफ को कर रही हूँ, ठीक है। सो दिस विल बी 8 + 7 15, दिस इज 1 4 6 65 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया आपका आंसर, ये आ गया आपका 32.5 डिग्री सेल्सियस। 32.5 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द मीन डेली टेम्परेचर। सो रेंज ऑफ टेम्परेचर समझ में आ गया, जहां पे हमको मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करना है, वो आपको रेंज देगा। मीन डेली के लिए आपको दोनों को प्लस कर देना है, मैक्सिमम और मिनिमम को, और डिवाइडेड बाय 2 करना है। अंडरस्टूड, समझ आ गया। चलो इसके बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में, दिस इज द डेटा गिवन। यहां पर हियर इज द चार्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सिटी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का है ये। What is the maximum temperature recorded in this week shown here? यहाँ पर पूरे वीक का आपको मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन दिस वीक। पूरे वीक में मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा था, ठीक है। ये बेटा डेटा इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, सो फोकस केयरफुली। देखो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, 29 30 31 32 ही लग रहा है, 32 है ना। सो दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, है ना, ये आपका आ गया मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर। अब मिनिमम देखो, मिनिमम के लिए सबसे लो वाली वैल्यू देखोगे, ठीक है। सो 16 15 17 18 14 दिस इज द वन। सो दिस इज योर मिनिमम टेम्परेचर फॉर इन द होल वीक, क्लियर। इसके बाद पूछा कैलकुलेट द रेंज। नाउ कैलकुलेट द रेंज, तो रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसके लिए क्या करते हैं बेटा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम टेम्परेचर। अब कब का, पूरे वीक का रेंज पूछा है ना, तो पूरे वीक का रेंज में से पूरे वीक का जो मैक्सिमम होगा और पूरे वीक में जो मिनिमम होगा उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो कर लो, मैक्सिमम टेम्परेचर आपका था कितना, 32 डिग्री सेल्सियस, और आपका मिनिमम है 14 डिग्री सेल्सियस। कितना आया आंसर, 32 - 14 कितना होता है, 18 यस 18 डिग्री सेल्सियस। यू गॉट द रेंज। अगर ऐसे यहां मीन निकालने के लिए आता तो क्या करते, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलो नाउ डोंट मिस इट आउट, वन मोर थिंग हियर अबाउट दिस मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज सेट अप इन 1875, आज से लगभग 150 साल पहले, है ना। देखो इट्स मोटो इज आदित्य जयते वृष्टि। क्या है मोटो, यहां लिखा हुआ है आदित्य जयते वृष्टि। क्या मतलब है इसका बेटा, इसका मतलब है फ्रॉम द सन अराइजेस द रेन, फ्रॉम द सन अराइजेस द रेन, ठीक है। अब इसका पूरा जो फ्रेज है वो है फ्रॉम द सन अराइजेस द रेन, फ्रॉम द रेन कम्स द फूड, एंड फ्रॉम द फूड लिविंग बीइंग ओरिजिनेट्स। ये पूरी एक लाइन है जो कि आपको मनुस्मृति में दी हुई है, उसका उन्होंने फर्स्ट फ्रेज लिया हुआ है।
फ्रॉम द सन अराइजेस द रेन। और यहां पर इस चैप्टर में बेटा बाय द एंड ऑफ द चैप्टर आपको ये समझना है कि फ्रॉम द सन हाउ रेन अराइजेस, दैट इज द बिग क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर। ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द अनदर एलिमेंट ऑफ वेदर, दैट इज प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन को मेजर करने के लिए क्या है इंस्ट्रूमेंट का नाम? रेन गॉज। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट नेम? रेन गॉज। ठीक है, देखो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। कैसा होता है? ऐसा, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, क्या करना है, ऊपर एक फनल है, फनल, इसको पूरा इंस्ट्रूमेंट को उठा के बाहर रख दो जहां रेन हो रहा है। रेन विल गो इनसाइड दिस फनल and here it will go in this cylinder. This is marked, there is a scale. जितना आपका वाटर लेवल जाएगा जिस लेवल तक, उसकी रीडिंग को नोट कर लो और बोलो उतना mm की बारिश हुई है। तो हम बोलते हैं ना कितनी बार, 7.5 mm की बारिश हुई है। इसका मतलब अगर इसको कलेक्ट किया होगा रेन को इसमें, तो 7.5 mm तक फिल हुआ होगा। सिंपल। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं कैसे वर्किंग होती है। When it rains, the water falls into the funnel and is collected in the cylinder down. ठीक है, a scale is attached to the cylinder to measure the depth of the rain water collected. कितनी डेप्थ है उसको कलेक्ट करने, उसको मेजर करने के लिए स्केल होता है। फॉर एग्जाम्पल, when the height of water collected is 5 mm, अगर ये वाटर 5 mm तक गया है तो we will say that the area received 5 mm of rainfall. तो हम बोलते हैं उस एरिया में 5 mm की रेनफॉल हुई है। अंडरस्टूड? तो अगर रेन गॉज की रीडिंग अगर एग्जाम में आ गया और रेन गॉज की रीडिंग यहाँ पे दिखा रही है लेट्स से 6.7, है ना, 6.7 दिखा रही, तो आप क्या बोलोगे? द रेनफॉल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया इज 6.5 mm। सिंपल है, समझ में आ गया। चलो, नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड वन, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द जंबो वन, द डिफिकल्ट वन, है ना। बट डोंट वरी, हियर आई विल मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। ठीक है, अब पहले तो इस वर्ड को समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा प्रेशर कुछ समझ में तो आ रहा है कि कोई चीज है जो प्रेशर लगा रही है। अब एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर। सो एयर प्रेशर is the atmospheric pressure, the pressure exerted by the air particles in our surrounding, that is the atmospheric pressure। और ये atmospheric pressure हर प्लेस पे वेरी करता है। ठीक है, राइट नाउ लेट्स से आई एम एट दिल्ली, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और होगा, हो सकता है मुंबई का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और हो सकता है श्रीनगर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और हो, है ना। नाउ हाउ इट वेरीज, लेट्स फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये देखो, ये एक लेट्स से ग्राउंड है, ठीक है, और दिस इज द लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर। सो दिस मच इज द लेयर वी आर टॉकिंग अबाउट, जहां पे पूरी एयर है। ठीक है, अब यहाँ पर लेट्स से 1 पर्सन इज हेयर, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऑल आर स्टैंडिंग ऑन द सेम ग्राउंड, सेम लेवल, तो सब जगह पूरा थिकनेस जो ट्रोपोस्फेयर का है वो सेम होगा, तो लगभग सेम अमाउंट ऑफ एयर पार्टिकल होंगे, तो सब जगह सेम प्रेशर क्रिएट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन 2 डिफरेंट सिनेरियोज। यहाँ पर एक माउंटेन और ये है आपका सी लेवल। ठीक है, 1 पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द माउंटेन एंड अनदर पर्सन इज एट द सी लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, सी लेवल से ट्रोपोस्फेयर के थिकनेस को देखो। ठीक है, कितना है? इतना बड़ा कॉलम है, इतना बड़ा एरिया है इसके आसपास, थिकनेस इतनी ज्यादा है। इस वाले पर्सन के पास सिर्फ इतनी सी थिकनेस है ना। व्हाई आई हैव टेकन दिस कॉलम? बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द एयर पार्टिकल विच आर इन माई सराउंडिंग, माई कॉलम, है ना। मेरे आसपास के जो एयर पार्टिकल है वो मेरे पे प्रेशर लगाएंगे। मेरे से 1 किलोमीटर दूर जो एयर है वो मेरे पे प्रेशर कैसे लगाएगी? ठीक है, तो हम अपने आसपास का एक कन्फाइंड एरिया लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड करने के लिए। सो इसके आसपास का ये कॉलम, तो ये इस पे प्रेशर लगा रहा है मान लो, और ये वाला इस पे लगा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कॉलम की हाइट ज्यादा है तो ज्यादा एयर पार्टिकल भी तो होंगे। यस, जितने ज्यादा एयर पार्टिकल, भाई जितना ज्यादा पार्टिकल हमारे सर पे उतने ज्यादा वेट, उतना ज्यादा प्रेशर, और यहां पर जितने कम पार्टिकल उतना कम प्रेशर। अंडरस्टूड? सो व्हेन वी आर एट द सी लेवल, बिल्कुल ग्राउंड लेवल, वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई। एज वी गो टुवर्ड्स द हाइट, व्हाट हैपेंस? द लेयर थिकनेस decreases, so means air particles decreases, number of air particles are less, so atmospheric pressure is less. Understood? Sea level atmospheric pressure high, at heights atmospheric pressure low. Clear this much? Now one more thing you should know, beta very very important, atmospheric pressure कभी भी सर पे ऊपर से नहीं लगता है, atmospheric pressure हमेशा सब तरफ से लगता है। yes, बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई ऐसे बैग थोड़ी है, कोई ऐसे बुक थोड़ी है कि ऐसे सर पे रख दिया और ये कहीं हिल नहीं सकता। एयर पार्टिकल हिल सकते हैं ना, एयर पार्टिकल कैन मूव रैंडमली,
So air particle which are pressurizing from top, they can randomly move here and there. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेट्स से इस हैंड पे अगर ऊपर से जितना लग रहा है उतना ही नीचे से भी लगता है, साइड से भी लगता है, एवरी डायरेक्शन इट इज सेम. ठीक है, अब ये कैसे होता है साइंस में कभी पढ़ेंगे. ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है. ठीक है, चलो मूविंग अहेड, लेट्स चेक आउट द डेफिनेशन. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the weight of the air above and around us. It is the pressure created by the weight of air above and around us. जितने ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा वेट उतना ज्यादा प्रेशर. समझ में आ गया? चलो देखो आगे. The atmospheric pressure is higher near the sea coast. This picture I hope now you are able to comprehend. जितने ज्यादा पार्टिकल उतना सी कोस्ट पे ज्यादा आपका प्रेशर. As now lower as we go higher up into the mountain. जितना हम ऊपर जाएंगे उतना प्रेशर कम हो जाता है. क्लियर? नाउ इसके बेसिस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूरे चांस है आपके एग्जाम में आने के. Why people sometimes feels breathless, dizzy or tired at high altitudes? Why it happens? Why it happens that suddenly some people when go to the higher altitude उनको headache हो जाता है, dizziness होती है. ऐसा क्यों होता है? But let me give you an example. Let's say there is one person who is staying in the coastal area. ठीक है, अब कोस्टल एरिया दिस इज द वन हमने भी देखा था. अब कोस्टल एरिया में अगर कोई रह रहा है तो उसको इतने सारे एयर पार्टिकल में रहने की आदत है, इतना सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू मेनी एयर पार्टिकल्स मीन्स टू मच ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सो द पर्सन इज अडेप्टेड टू दिस कंडीशन. अब उसको उठा के सडनली विद इन 3-4 आवर्स यहां से उठा के माउंटेन पे रख दिया. नाउ व्हाट हैपेंड? माउंटेन पे जाते ही बेटा ये इतना सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप हो गया ना, कम हो गया. व्हाई? बिकॉज पार्टिकल्स आर सो लेस. अब जब एयर पार्टिकल कम होंगे तो ऑक्सीजन भी तो कम होगी. यस, सो नाउ द पर्सन इज नॉट गेटिंग प्रॉपर ऑक्सीजन टू ब्रीथ. दैट्स व्हाई द पर्सन फील्स द ब्रेथलेस और द डिजीनेस. ठीक है, देखो आंसर. व्हेन यू क्लाइंब अ माउंटेन द एयर गेट्स थिनर इन द प्लेन एज कंपेरिजन द प्लेन बिलो. यहां पर जो एयर थी उसके कंपेरिजन में एयर बहुत थिन हो गई है. नाउ as a result the air pressure is lower and there is less oxygen available for your lungs to take in. What will happen then? With the less oxygen getting into your blood, your body has to work harder to keep you moving. And due to this, people sometimes feel breathless, dizzy or tired at high altitudes. Understood? Now, तो इससे क्या करें? High altitude पे जाना छोड़ दें क्या? नहीं, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. आर्मी पीपल स्पेशली बेटा उनको तो हायर एल्टीट्यूड में पोस्टिंग हो जाती है उनकी, वो जाते हैं वहाँ पर सर्व करने के लिए जाते हैं. तो देन हाउ इट कैन बी एडजस्टेड? बेटा इसके लिए एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन. क्या है नाम? एक्लिमेटाइजेशन. नाउ व्हाट इट इज? People who journey to the place at high altitude are advised to take a pause on their way to allow their body to acclimatize. बेटा ऐसे पीपल जो फर्स्ट टाइम ऐसे हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं उनको कुछ दिनों का रेस्ट दिया जाता है. ठीक है, दे डोंट हैव टू डू टू मच ऑफ हार्ड वर्क. अगर हार्ड वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को, है ना, तो इसलिए उनको रेस्ट करवाया जाता है सो दैट देयर बॉडी कैन एडजस्ट टू द न्यू एनवायरमेंट. और जब एक बार बॉडी एडजस्ट हो जाती है उसके बाद देन दे डू देयर डेली एक्टिविटी. Got it? So what is acclimatization? The adjustment, the time given for the adjustment to the body. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, our army personnel serve in the high altitude place like Khardungla in Ladakh, which is over 5600 meter above the sea level. बेटा बहुत हाइट होती है. दिस इज द खरदुंगला पास. यहाँ पे जाके हमारे आर्मी पर्सनल सर्व करते हैं. दिस इज दैट हिमालयन माउंटेन रेंज. ठीक है, नाउ यू कैन इमेजिन हाउ हार्श इज द कंडीशन वेयर दे आर सर्विंग फॉर आवर नेशन. सो वी शुड पे रेस्पेक्ट. ठीक है, चलो मूविंग अहेड. नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे हम विंड को भी समझेंगे. ठीक है, सो पे अटेंशन. इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज हाई इन द प्लेन्स और द कोस्टल रीजन? हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा कि जितना हम सी लेवल के पास होंगे उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना हम हाइट में जाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, है ना. तो इसका मतलब कोस्टल रीजन में यानी प्लेन सरफेस पे हमेशा सेम टाइप का एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है? नो, ऐसा नहीं होता. ठीक है, अब क्यों नहीं होता? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्लेन रीजन कैन चेंज ड्यू टू वेरियस वेदर कंडीशन. ठीक है, इसको समझते हैं बेटा. यहां पर लेट्स से ग्राउंड, दिस इज अ प्लेन ग्राउंड, और यहाँ पे बहुत ज्यादा सनी है, अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है ना, और बीच में ये सारा क्या है? एयर पार्टिकल्स. ठीक है, नाउ व्हेन देयर विल बी टू मच ऑफ सनलाइट, तो ऑब्वियसली द टेम्परेचर विल राइज, है ना, एंड एयर विल बिकम हॉट, और हॉट एयर ऑलवेज एक्सपैंड्स. यस,
हॉट एयर ऑलवेज राइजेज अप, पता है ये? यस तो जैसे ही ये यहाँ पे एयर सराउंडिंग की गर्म होगी तो जहां पर ज्यादा गर्म होगी वो वाली एयर ऊपर से उड़ जाएगी, यस एक्सपैंड होके ऊपर को राइज हो जाएगी। अगर वो अपनी जगह छोड़ के ऊपर को राइज हो गई तो ये क्या बन गया, यहां पर प्रेशर हो गया कम, और इसको बोला जाता है बेटा डिप्रेशन एरिया। व्हाट इट इज? डिप्रेशन एरिया। डिप्रेशन एरिया में हमेशा प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। नाउ बेटा उसके बिल्कुल इमीडिएट दोनों जगह पे एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा है, यस अब वो ज्यादा से, क्योंकि एयर पार्टिकल स्टैग्नेंट नहीं होते, वो फ्लो करते हैं जैसे वाटर फ्लो करता है। वाटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ फ्लो करता है। तो सिमिलरली एयर पार्टिकल विल ऑल्सो फ्लो इन दिस एरिया टू कवर अप दिस गैप, है ना। इस पूरे गैप को कवर करने के लिए ये फ्लो करेंगे इनवर्ड, यस सो एयर पार्टिकल विल फ्लो इनवर्ड, इजंट इट। नाउ अब बेटा एयर पार्टिकल कोई ऐसे वुडन लॉक थोड़ी कि वहां जाके फेंका और खड़े हो गए उसके बाद, है ना, ऐसा तो नहीं है। एयर पार्टिकल तो मूव करते हैं। तो जैसे ही वो स्पीड से यहां पर जा रहे हैं बेटा, तो होता क्या है, यहां पर वो सर्कुलेशन में घूमना शुरू कर देते हैं, अंडरस्टूड। और वो सर्किल में यहां पे घूम के देन एयर राइजेस अप, और जब वो एयर ठंडी हवा ऊपर को जाती है वहीं से फिर विंड, उसके आगे क्लाउड फॉर्मेशन, फिर उसके आगे प्रेसिपिटेशन, ये सब शुरू होता है, ठीक है। अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का लोगो क्या था? सन एनर्जी से ही रेन की शुरुआत होती है। कैसे होती है? सन एनर्जी से एयर हॉट, एयर राइजेज अप, दिस इज द डिप्रेशन एरिया, लो प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर जाएगी, वो फिर वहां से सर्कल में घूमना शुरू करती, इट गोज अप एंड देन फर्दर द क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो विंड जो ब्लो होती है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस, है ना। अगर सब जगह प्रेशर सेम होगा बेटा तो एयर तो मूव ही नहीं करेगी ना, फिर एयर उसके बाद मूवमेंट नहीं होगा। एयर मूवमेंट क्यों होता है? बिकॉज दिस एयर पार्टिकल्स wants to cover up some low pressure area, that's why they move and that's why wind blows, understood? समझ में आया? लेकिन बेटा ये अगर प्रेशर डिफरेंस, ये जो डिप्रेशन वाला एरिया है और जो नॉर्मल प्रेशर है उसके बीच में अगर प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया तो वहीं से बनते हैं फिर साइक्लोन एंड स्टॉर्म्स, ठीक है। अब वो साइक्लोन स्टॉर्म कैसे बनते हैं वो बाद में डिटेल में पढ़ेंगे साइंस में, ठीक है। देखो यहाँ पर sometimes the atmospheric pressure drops dramatically resulting in what a meteorological department call depression, जिसको कि हम लो प्रेशर सिस्टम भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लो प्रेशर सिस्टम। डिप्रेशन मतलब पता होना चाहिए आपको, है ना। द सडन डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया क्रिएट्स द डिप्रेशन, अंडरस्टूड। नाउ दिस कैन समटाइम डेवलप इनटू स्टॉर्म एंड इवन साइक्लोन। बेटा बुक में सिर्फ ये वर्ड दे दिया है, एक्सप्लेन कुछ नहीं किया हुआ है कि कैसे होता है ये मैंने आपको समझा दिया सो दैट यू डोंट हैव टू रोट इट डाउन। अब ये कैसे साइक्लोन बना समझ में ही नहीं आता बच्चों को, वो बस रटते रह जाते हैं कि भाई डिप्रेशन क्रिएट हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा और उसके बाद साइक्लोन बन गया, और कैसे विंड क्रिएट हुई कुछ नहीं समझ में आता। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ, एम आई क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ अगेन थिंक अबाउट इट, व्हाई डू यू थिंक इट वुड बी इंपॉर्टेंट टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर इट and who are the people most likely to use such measurement? बेटा सबसे ज्यादा इस मेजरमेंट की किसको जरूरत है? किसको होगी बताओ, किसको होगी? बेटा साइक्लोन एंड स्टॉर्म कहाँ आते हैं? ocean, sea. So all those people who are having their work near the coastal areas, they must know about this atmospheric pressure value, ठीक है। So basically fisherman, sailors, इनको ही पता होना चाहिए। उसके अलावा हायर एल्टीट्यूड में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है ना। सो ऑल दोज पीपल हु आर गोइंग फॉर हाइकिंग, फॉर माउंटेनियरिंग, उनको भी ये वैल्यू पता होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मेट्रोलॉजिस्ट तो है ही। So these are some of the people who should know about these atmospheric values. Got it? Now how do we measure this atmospheric pressure? कैसे मेजर करते हैं बेटा? इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोला जाता है बैरोमीटर, ठीक है। क्या नाम है? बैरोमीटर। एग्जाम में आना है ये, किसी न किसी वहां पक्का आएगा, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैरोमीटर। क्लियर? नाउ द गुड थिंग इज यहाँ पे कोई बैरोमीटर का पिक्चर नहीं है, आपको बनाना नहीं है और आपको उसकी वर्किंग के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। बट यू मस्ट नो दैट देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बैरोमीटर। जैसे थर्मामीटर अलग अलग टाइप के होते हैं, वैसे बैरोमीटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। अब उनको मेजर कैसे करते हैं बेटा? थर्मामीटर में जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको हम डिग्री सेल्सियस से भी करते हैं, है ना, केल्विन में भी करते हैं, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट भी करते हैं। ऐसे ही जिस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी भी अलग अलग यूनिट होती हैं। आपकी बुक में आपको सिंपल एक यूनिट दी हुई है जो है मिली बार। क्या है?
मिली बार। अगर आप गूगल सर्च करने जाओगे तो फिर आपको अलग अलग यूनिट दिखेंगी, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, सारी करेक्ट होती हैं। कहीं पे आपको 760 mm ऑफ Hg भी दिखाई देगा, सो डोंट गो टिल दैट, अभी आपको मिली बार पे ध्यान देना है, ठीक है। द यूनिट दैट दे डिस्प्ले इज जनरली इन मिली बार, ठीक है। बैरोमीटर किस में आपको दिखाता है? मिली बार में, करेक्ट। द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी कोस्ट इज अराउंड 1013 मिली बार। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है सी लेवल पे? 1013 मिली बार। ये वैल्यू पता होनी चाहिए। Am I clear? Now, the pressure below 1000 मिली बार indicates the depression. अगर हम जब बोलते हैं डिप्रेशन हो गया, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, ऑब्वियसली, है ना, तो कितना कम हो गया? अगर 1000 से नीचे चला गया, 1000 मिली बार से नीचे, so in that case we will say कि डिप्रेशन एरिया है। Understood? चलो, with this we are done with this atmospheric pressure. Now moving for the fourth element of weather, that is wind. बेटा विंड की डेफिनेशन आपको पता है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, क्लास 6 में पढ़ा था, लेकिन यहां पर डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होगी। विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर एरिया। हमेशा जो एयर के पार्टिकल होते हैं वो हाई प्रेशर से डिप्रेशन, लो प्रेशर एरिया की तरफ जाते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। नाउ whenever we talk about wind बेटा, we have to explain it with the two factors, wind की speed और wind की direction. So these are the two factors, speed and direction are the two important factors whenever we describe the wind, ठीक है। इन्हीं दो फैक्टर से हम विंड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। Am I clear? Now, who needs this wind measurement? ये विंड की स्पीड और डायरेक्शन सबसे ज्यादा हेल्पफुल किसके लिए होती है बेटा? पायलट्स एंड सेलर्स, है ना। फ्लाइंग एंड सेलिंग में विंड का बहुत बड़ा रोल होता है, यू नो दैट, यस। सो एयर पायलट्स एंड सेलर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ द विंड डेटा एज द विंड हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन फ्लाइंग एंड सेलिंग। Am I clear? इसके अलावा फार्मर्स के लिए भी यूजफुल है, बिकॉज फार्मर्स कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड द रेन विद दिस विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। Am I clear? इसके अलावा देयर इज वन मोर यूज फॉर द नेचर, सीड डिस्पर्जल। बेटा ये सारे प्लांट्स में जो छोटे छोटे सीड दिख रहे हैं, ये विंड की हेल्प से बहुत दूर दूर जाके गिरते हैं और वहां फिर अलग अलग जाके ग्रो होते हैं, ठीक है। अगर विंड नहीं होगा तो ये सारे के सारे सीड अपने प्लांट के पास गिरेंगे, पेरेंट प्लांट के पास, एंड देन दे विल कम्पीट विद द पेरेंट प्लांट फॉर फूड, फॉर सनलाइट, यस। फिर वहां पे क्या होगा? वो पेरेंट प्लांट के साथ ही ग्रो होंगे सारे बंच में, तो प्रॉपर ग्रोथ मिल ही नहीं पाएगी सबको। अंडरस्टूड? सो हियर विंड इज हेल्पफुल। Am I clear? Now, how do we measure this wind? बेटा विंड को मेजर करने के लिए भी तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, है ना। और हमें पता है कि देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ विंड, दैट इज स्पीड एंड डायरेक्शन। सो हियर वी नीड टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर दिस विंड, ठीक है। देखो, द फर्स्ट वन इज द विंड वेन, दैट इज फॉर डायरेक्शन। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। हियर देयर इज अ वर्टिकल पोल, यहाँ पर एक टेल टाइप की है और ऊपर एक पॉइंटर होता है, ठीक है। देखो, अ विंड वेन और अ वेदर वेन हैज अ रोटेटिंग आर्म विद अ पॉइंटर एट वन एंड एंड टेल एट द अनदर एंड। Now how it works? When the wind blows, the tail is pushed and the pointer turns to the direction of the wind. Pointer जो है वो wind की direction में चला जाता है और हमें पता पड़ जाती है direction, ठीक है। The best part is it works, it responds even to the slightest breeze. हल्की सी हवा चलेगी तब भी ये respond करता है और हमें direction बताता है, ठीक है। Now where it is used? Mostly it is used in the runways, जहाँ पे plane की landing and taking off होती है, ठीक है। वहाँ पर देखो, this wind vane on the tarmac is called windsock बोलते हैं वहां पर, and it gives the pilot an indication of the direction of the wind during the take off and landing, ठीक है। Now coming to the next one, that is the anemometer. बेटा anemometer is there for the speed, wind vane is for direction, anemometer is for speed. कैसे काम करता है? It is having some metallic cups like this. यहाँ पे 3 हैं, कई बार 4 भी होते हैं। These metallic cups are attached to the shaft, है ना, और इस शाफ्ट के नीचे यहाँ पर है एक मीटर। मीटर में आती है रीडिंग, किस चीज की? ये कितनी बार रोटेट कर रहे हैं उस चीज की, ठीक है ना। फास्टर विल बी द विंड, मोर विल बी द रोटेशन, सो मोर विल बी द रीडिंग। पता पड़ जाएगा स्पीड का। देखो, द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द विंड डायरेक्शन एंड स्पीड इज द एनीमोमीटर, नॉट डायरेक्शन। द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द विंड स्पीड इज द एनीमोमीटर, ठीक है। It has 3 or 4 metal cups that rotate on a vertical shaft when the wind blows. Now, the stronger the wind is, the faster the rotation. ठीक है। Further, a meter attached to the bottom counts how many times anemometer spins at a certain period of time. एक particular time में वो कितनी बार घूमा वो हमें पता पड़ जाएगा, and then we can calculate and find out the speed in kilometer per hour. विंड की स्पीड किस में मेजर होती है?
किलोमीटर पर आवर में। अंडरस्टूड? नाउ मूविंग फॉर द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ वेदर, दैट इज ह्यूमिडिटी। और बेटा ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन आपने क्लास 6 में पढ़ी हुई है। व्हाट इट इज? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। सिंपल बेटा, हमारे एयर में जो गैसेस होती हैं उसके अलावा कुछ वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं। अब कितने प्रेजेंट है, डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल हैव डिफरेंट ह्यूमिडिटी लेवल्स। क्लियर? सो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अब ये जो वाटर वेपर हैं, यानी कि गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है, वो एयर में कहां से आते हैं? इवेपोरेशन से। सो इवेपोरेशन इज द मेन फैक्टर ऑन विच दिस होल ह्यूमिडिटी इज डिपेंडिंग। ठीक है? सो व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, विंड, प्रेशर एंड लोकेशन। बेटा ये वो फैक्टर्स हैं जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। जितना ज्यादा इवेपोरेशन, उतने ज्यादा वाटर पार्टिकल आपके एयर में आएंगे, उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी। अंडरस्टूड? नाउ देयर इज वन क्वेश्चन व्हिच इज गिवन इन लेट्स एक्सप्लोर। वेयर डू यू थिंक ह्यूमिडिटी इज लाइकली टू बी मोर, कोच्चि और जयपुर? बेटा लेट्स से दिस इज कोच्चि एंड दिस इज जयपुर। जयपुर नहीं है, जयपुर के आसपास का एरिया है। ठीक है? तो कोच्चि और जयपुर में, इन दोनों में कहां पर ज्यादा आपको ह्यूमिडिटी मिलेगी? बताओ कहां मिलेगी? इफ यू नो द आंसर, टाइम स्टैम्प के साथ मुझे भी कमेंट करके बताओ कहां होगा, जल्दी बताओ। जयपुर में या फिर कोच्चि में? बेटा ऑफ कोर्स कोच्चि में, बिकॉज ह्यूमिडिटी इज ऑल द वाटर वेपर्स, और वाटर वेपर इवेपोरेशन से आते हैं। इवेपोरेशन कहां होगा? जहां वाटर होगा, है ना? सो हियर देयर इज टू मच ऑफ वाटर, सो टू मच ऑफ इवेपोरेशन, लॉट्स ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, हाई ह्यूमिडिटी। यहाँ पे तो वाटर का नामो निशान ही नहीं है, तो वाटर वेपर कहां से आएंगे, है ना? सो हियर वेरी लो ह्यूमिडिटी। सिंपल है, ये तो बड़ा इजीली बता दिया। अब इसके आगे एक और क्वेश्चन है बेटा। इफ वी हैड टू कंपेयर द ह्यूमिडिटी लेवल बिटवीन कोच्चि एंड मंगलुरु, देन हाउ विल यू गिव द आंसर? लेट्स से दिस इज कोच्चि एंड दिस इज मंगलुरु, या फिर बॉम्बे, कुछ भी लगा लो। मतलब ये भी एक कोस्टल रीजन है, दोनों ही जगह ओशन है। अब आप कैसे बताओगे कि कहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, कहां पर कम है ना? सो देयर वी नीड टू कंपेयर एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बेटा जो ह्यूमिडिटी का आपको मेजरमेंट मिलता है वो एक्चुअली रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है? देखो समझते हैं आगे। ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसकी डेफिनेशन समझो पहले तो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर राइट नाउ present in the air compared to the maximum amount of water vapor that air can hold at a particular temperature. ठीक है? इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। Let's say wherever I am standing, this is place A. अब इस प्लेस A यानी कि मेरे सराउंडिंग में जो एयर है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1000 वाटर वेपर पार्टिकल्स की है। ठीक है? कितनी है? 1000 वाटर वेपर पार्टिकल्स। अगर मेरे आसपास की एयर में 1000 एयर पार्टिकल्स वाटर वेपर आ गए तो हम बोलेंगे 100% ह्यूमिडिटी, बिल्कुल सैचुरेट होगी एयर, है ना? सैचुरेट पता होगा आपको, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब जब बिल्कुल कैपेसिटी फुल हो जाती है। तो अगर कैपेसिटी मेरे आसपास की एयर की 1000 वाटर वेपर्स की है, अगर वो आ गए पूरे, तो हम बोलेंगे कैपेसिटी फुल, सैचुरेट 100%, है ना? सो दिस इज 100% ह्यूमिडिटी। ठीक है? नाउ व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? बेटा रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कंपेयर टू द मैक्सिमम अमाउंट। अब ये जो मैक्सिमम अमाउंट है, ये तो डेटा है ना, ये तो स्टैटिकल डेटा है कि मेरे आसपास की एयर जो है वो 1000 पार्टिकल होल्ड कर सकती है, लेकिन है कितने? एक्चुअल में कितने हैं? मान लो एक्चुअल में यहाँ पर 700 है ना? तो अब कैसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालेंगे? बेटा तो एक्चुअल वाटर वेपर डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम कैपेसिटी। एक्चुअल 700 है, मैक्सिमम कैपेसिटी 1000 की है, डिवाइडेड इनटू 100। निकाल लो परसेंट, 00 ये और ये आ गया आपका 70%। सो राइट नाउ आई एम हैविंग 70% ह्यूमिडिटी एंड दिस विल बी कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसी को रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। समझ में आया वर्ड रिलेटिव का? चलो आगे देखते हैं। बेटा ये फॉर्मूला ये सब आपके क्वेश्चन कुछ भी सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है आपको, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वर्ड आपके पूरा प्रॉपर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो समझ में आना चाहिए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोल क्यों रहे हैं। ठीक है? देखो, एयर दैट वुड कंटेन एब्सोल्युटली नो वाटर वेपर, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेचर में जीरो ह्यूमिडिटी मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्कुल जीरो, एक भी वाटर वेपर है ही नहीं एयर में। ठीक है? विच इज नॉट पॉसिबल इन द नेचुरल कंडीशन इज कॉल्ड 0% ह्यूमिडिटी। अगर एक भी वाटर वेपर नहीं होगा तो 0% ही बोलेंगे, है ना? और अगर सैचुरेट हो गई पूरा एयर, यानी पूरे के पूरे मैक्सिमम कैपेसिटी वाटर वेपर की आ गई, तो हम बोलेंगे 100% ह्यूमिडिटी है। ठीक है? ये तो स्टैटिकल डेटा है। नाउ जब भी हम बोलते हैं कि आज का वेदर बड़ा ड्राई है, आज बड़ा ड्राई सा वेदर है, आज बड़ा ह्यूमिड सा वेदर है, बोलते हैं ना,
क्या मतलब है इसका? बेटा जब ड्राई वेदर होता है तो उस टाइम पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू होती है दैट रेंजेस बिटवीन 20% टू 40%। ठीक है, यानी 1000 की कैपेसिटी है तो उस टाइम पे 200 से 400 के बीच में वाटर वेपर होंगे एयर में। सो हम बोलेंगे ड्राई वेदर है। और अगर वहीं पर ह्यूमिड वेदर होगा तो उस टाइम पे वैल्यू हो जाती है 60 टू 80%। 60 टू 80%। अगर 1000 की कैपेसिटी है उस टाइम पे 600 टू 800 के बीच में आपके वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे एयर में। Am I clear? Understood? चलो आगे चलते हैं। So now how can we measure this? We can measure it with the help of hygrometer. इंस्ट्रूमेंट का नाम एग्जाम पे पक्का पक्का आना है। कितने पढ़ लिए हमने मीटर अभी तक? थर्मामीटर पढ़ा है, देन उसके बाद बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर। ठीक है, देखो humidity can be measured by an instrument called hygrometer. There are several types of hygrometer depending on the principle they are based on. बेटा बेसिकली यहाँ पर आपको ये नाम पता होना चाहिए, बाकी कुछ डिटेल में नहीं है। ठीक है, now who needs this measurement again? Who needs the measurement of this humidity? किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? बेटा फूड इंडस्ट्री। यस, आपने कभी भी देखा होगा जब रेनी सीजन होता है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, खाना जल्दी खराब हो जाता है। अगर आप बिस्किट चिप्स के पैकेट बाहर रख दो तो उनमें सीलन आ जाती है, देखो स्टेल। यस, so that's why humidity level is required to be monitored by food industry. देखो, the measurement of humidity is a great importance in the many industrial process such as food processing. इसके अलावा म्यूजियम्स में क्या रखे होते हैं वो आर्टिक्राफ्ट आर्टिफैक्ट्स, उनको भी उन्हें सेव करना होता है ह्यूमिडिटी से। अगर ह्यूमिड कंडीशन होगी तो फंगस लग जाएगी, फिर तो खराब हो जाएगा। यस, so museum also monitor humidity as they need to maintain the dry environment to preserve their exhibit. Am I clear? So this was all about the humidity, but there is one more thing. Let's compare the humidity and evaporation. मैंने initially बताया था humidity is all dependent on evaporation, लेकिन इसके बेसिस पे conceptual question पक्का एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बुक में भी दिए हुए हैं। देखो, let's remember class 6 का concept है when water evaporates it causes cooling effect. पता है कूलिंग इफेक्ट कैसे आता है इवेपोरेशन से? बेटा मैंने आपको इस चैप्टर के ही इनिशियल में बताया था, अगर किसी भी चीज के पास टेम्परेचर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, टेम्परेचर कम है तो एनर्जी कम है। यस, अब देखो कभी भी जब वाटर लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जा रहा है तो कैसे जा रहा है? एनर्जी चाहिए उसको, हमें लिक्विड को हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाके वो बॉइल होता है, तब जाके वो वेपर में कन्वर्ट होता है। यस, सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। नाउ इवेपोरेशन में भी तो वही हो रहा है। इवेपोरेशन में लेट्स से आपने अपने पाम में एसीटोन रखा या नेल पेंट रिमूवर रखा या फिर सैनिटाइजर रखा, कुछ भी रखा। ठीक है, अब वो इवेपोरेट होगा तो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाएगा। ठीक है, एनर्जी कहां से लेगा? आपके पाम से। अगर आपके पाम से कोई एनर्जी लेके भाग गया तो आपके पाम में ठंडा फील होगा ना उसके बाद, कूलिंग इफेक्ट। अंडरस्टूड? Similarly, why do we feel so cold whenever we sweat too much? स्वेटिंग के बाद बेटा अगर फैन के नीचे आ जाओ तो बड़ा ठंडा सा फील होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप फैन के अंडर में आते हो वो आपके बॉडी का स्वेट इवेपोरेट होता है, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में जाएगा तो एनर्जी किसकी लेके भागेगा? आपकी बॉडी की। और आपकी बॉडी की एनर्जी लेके कोई चला गया तो इसका मतलब आपको ठंडा फील होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द कूलिंग इफेक्ट। अंडरस्टूड? आगे देखो, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई। अब अगर बेटा हमारे आसपास की एयर में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पहले से बहुत ज्यादा है, यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो इस केस में वाटर इवेपोरेशन गेट्स स्लो। बेटा ये देखो, मान लो ये आपका एक पर्टिकुलर जोन है, ये आपकी एयर है, यहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत सारे एयर पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे वाटर वेपर हैं, बोलेंगे ह्यूमिडिटी ज्यादा है। अब आपको यहां पर कोई एक सब्सटेंस है जहां से इवेपोरेट होके इन पार्टिकल्स को ऊपर जाना है। ठीक है, अब पहले से अगर जगह भरी है तो इनको जगह कहां मिलेगी जाने की? यस, ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होती है तो एयर के जो स्पेस होती है वो वाटर वेपर ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखी है, तो नए वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको जगह नहीं मिलती प्रॉपर, तो इवेपोरेशन कम हो जाता है। ठीक है, और ड्राई क्लाइमेट में जहां पे वाटर वेपर है ही नहीं तो पूरी खाली खाली जगह है, जल्दी इवेपोरेशन होगा। अंडरस्टूड? समझो, चलो आगे देखते हैं। Now think about it, क्वेश्चन ऐसे वाले क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएंगे। If the humidity in Delhi is 52% humidity and Kochi is 84%. अब आई होप की वैल्यू को देख के आपको समझ में आ रहा है कहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है। Now, in which of the two places wet clothes are likely to dry faster? इन दोनों में से कहां पर गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे?
टाइम स्टैम्प के साथ आंसर कौन बताएगा? किसको पता है ये आंसर? इजी है, इजी आई थिंक, है ना, समझा दिया मैंने। बेटा ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा, हेयर लेस। ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो वाटर वेपर ऑलरेडी पूरे भरे हुए हैं आपके आसपास के सराउंडिंग में, तो जो वेट क्लोथ्स हैं उनमें से इवेपोरेशन कैसे होगा? नहीं हो सकता ना, कम होगा मतलब, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी कम है तो उसका मतलब एयर इज हैविंग लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस, so more and more particles can go and take the space in that air, evaporation faster, ठीक है। so evaporation will be faster at Delhi because here the humidity level is low, ठीक है। so air जो water vapors हैं वो हमारे एयर में कम है, अंडरस्टूड। यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन है, where are you likely to sweat more assuming the temperature is same at both the places? ट्रिकी क्वेश्चन बेटा, कहाँ पर आपको ज़्यादा स्वेटिंग होगी? ज़्यादा स्वेटिंग होगी अगर दोनों की जगह का टेम्परेचर सेम हो। दोनों जगह का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है। यूजुअली टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ कंडीशन दे दिया है कि दोनों जगह टेम्परेचर बिल्कुल सेम है। अब बताओ ह्यूमिडिटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, अब बताओ कहाँ पर आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी? बेटा स्वेटिंग इज ऑल रिलेटेड टू इवेपोरेशन, है ना। दिल्ली में ये तो समझ में आ गया कि इवेपोरेशन जल्दी हो रहा है। इवेपोरेशन ज़्यादा कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। अगर आपकी बॉडी में दिल्ली में स्वेट बना, वो सारा इवेपोरेट होगा तो आपकी बॉडी को कूल करके जाएगा, और बॉडी अगर ठंडी होगी तो उसके बाद स्वेट फिर जल्दी नहीं आएगा ना। येस और नो? दैट्स वाई दिल्ली विल हैव, द पर्सन हु इज स्टेइंग इन दिल्ली विल स्वेट लेस। यहाँ पर कोची में 84% ह्यूमिडिटी है, जो स्वेटिंग हो रही है बॉडी में वो इवेपोरेट नहीं हो पा रही तो बॉडी को कूलिंग इफेक्ट नहीं मिल रहा, और कूलिंग इफेक्ट नहीं मिल रहा है इसका मतलब बहुत गर्मी हो रही है, तो मोर एंड मोर स्वेटिंग। क्लियर? सो दिस वे टेक्निकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। एम आई क्लियर? चलो नाउ मूविंग अहेड। नाउ द 5 एलिमेंट्स दैट वी हैव स्टडीड, जो हमने 5 एलिमेंट पढ़े बेटा, इनके वैल्यूज क्या हमेशा एक साथ ज्यादा या कम होती हैं? लेट्स से टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा, विंड स्पीड भी ज्यादा, एटमॉस्फेयर प्रेशर भी ज्यादा, ऐसा होता है? नो, देयर वैल्यू वेरीज in different times or situation. One or other element is dominant. For example, rainfall जुलाई में ज़्यादा होता है, टेम्परेचर मई में ज़्यादा होता है, दिसंबर में कम हो जाता है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन साइक्लोन इज मूविंग, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेरिएशन होगा, है ना। विंड जहाँ पर लू चलती है, लू क्या होता है? जो वो गर्म हवा चलती है ना, दैट वन। स्ट्रॉन्ग हॉट एंड डस्टी विंड दैट ब्लोज इन द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द समर टाइम, है ना, तो वहाँ विंड स्पीड अलग होगी। यस, सो दीज ऑल वेरी। सो अब इन सबके इंस्ट्रूमेंट हम क्या अलग अलग जाके रख देंगे डिपेंडिंग कि कहाँ पे क्या हो रहा है? नो, वी नीड टू मॉनिटर देम फ्रॉम ऑल ऑफ दीज डेटा फ्रॉम वन प्लेस, एंड व्हाट इज दैट प्लेस? दैट प्लेस इज वेदर स्टेशन। यस, ठीक है। व्हाट इज वेदर स्टेशन? A weather station brings all these instruments required for measuring the elements of weather together, making it easy to measure and track the weather. बेटा ऐसी जगह जहाँ पे ये 5 एलिमेंट्स के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब साथ में होते हैं, और वो उसके बाद इन सभी चीज़ को एक साथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हमको एक कलेक्टिव डेटा मिल जाता है बेसिकली, ठीक है। रीडिंग ऑफ ऑल दीज मेजरमेंट्स आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम विच हेल्प्स इन मैपिंग एंड फोरकास्टिंग द वेदर। इन्हीं के डेटा के कलेक्शन के बाद हम वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब ये जो वेदर स्टेशन है ये कैसे होते हैं बेटा? ये मैनुअल भी हो सकते हैं एंड ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं। आजकल ज़्यादा ऑटोमेटेड होते हैं। एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, व्हाट इट इज? एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन दैट इज AWS, फुल फॉर्म, एग्जाम में पूरे आंसर आने के पता होना चाहिए। AWS is a self-operating system that uses various sensors to measure and record the weather data. बेटा यहाँ पर सेंसर लगे होते हैं जो कि खुद से ये सारे डेटा को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। देखो, these AWS provide accurate and timely weather information without the need of any human intervention, ठीक है। देखो, such stations are widely used in fields like agriculture, aviation, navigation, environmental monitoring and so on. कितनी सारी जगह ये यूज होते हैं। एक देखो ये one of the automated AWS कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। देखो, in 2023, National Disaster Management Authority set up an AWS at the glacial lake of Sikkim at an altitude of 4800 meter. कितनी हाइट पे जाके लगा रखा है। And this provides all the information about the upcoming weather condition. So AWS का एग्जाम्पल है बेसिकली। अंडरस्टूड?
चलो मूविंग अहेड नाउ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट वेदर प्रिडिक्शन? बेटा ये एक्यूरेट वेदर प्रिडिक्शन इतना जरूरी क्यों है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? टू गेट अलर्ट फॉर एनी डिजास्टर। अगर कोई सपोज आज से 2-3 दिन बाद कोई स्टॉर्म आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, तो एटलीस्ट पहले से प्रिपेयर रहे हम, दैट्स वाई, है ना? सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? They enable local government to mobilize resources and prepare for any disaster. बेटा जब भी ऐसा पता पड़ता है कि आज से 1 वीक में पता पड़ जाता है, ऐसे 1 वीक में या फिर 5 डेज बाद कहीं पे साइक्लोन आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है, तो क्या करते हैं, वहां जितने भी कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं उनको हटा देती है गवर्नमेंट वहां पर, है ना? और हाई अलर्ट पे रहते हैं जितने भी नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, है ना, जो या फिर डॉक्टर्स होते हैं, ये सबको बिल्कुल हाई अलर्ट पे रखा जाता है कि कभी भी आपकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मूविंग अहेड। For example, if stormy weather is expected at sea, fishermen are warned about venturing out in their boats. उनको मना कर दिया जाता है कि आप सी पे नहीं जाएंगे आप लोग, है ना? और entire coastal area might have to be evacuated for cyclone if cyclone is expected. पूरा का पूरा एरिया भी खाली करवा देते हैं। ठीक है, और कहाँ जरूरत है इसकी? इसकी जरूरत है बेटा, this prediction help people to plan their own events. अगर हमें पता है कि अभी आगे जाके 2 दिन में बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो हो सकता है हम उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करेंगे, है ना? हम डेली एक्टिविटीज अपने वेदर के अकॉर्डिंग करते हैं बहुत बार। ठीक है, इसके अलावा फार्मर्स कैन प्लान द सोइंग ऑफ सीड अकॉर्डिंगली। अगर फार्मर्स को पता है कि इस मंथ में अभी ज्यादातर रेन आके चांस है अभी नेक्स्ट 10 डेज में, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना सीड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर? और देखो, इट विल हेल्प इन एविएशन इंडस्ट्री टू मैनेज द फ्लाइट एंड सेफ्टी। कभी भी अगर स्ट्रॉमी कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा विंडी होगा, तो उस टाइम पे फ्लाइट कई बार कैंसिल भी हो जाती है। सो दिस वे वी कैन प्रोवाइड द सेफ्टी टू द पीपल। अंडरस्टूड? नाउ बेस्ड ऑन दिस लेट्स एक्सप्लोर, देयर इज अ वेदर वार्निंग फॉर इंडिया ऑन 19 मई 2024। इसका एक पूरा आपको इंडिया का मैप दिया हुआ है एंड इसका एक लेजेंड भी है, मैप लेजेंड। ठीक है, सो वेरियस कलर्स एंड सिंबल्स आर गिवन ऑन दिस मैप, और उसके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है मैप लेजेंड में। आपको कंपेयर करना है और बताने हैं कुछ आंसर्स। ठीक है, देखो, फॉग, हैवी रेन, वेरी हैवी रेन, यू कैन फाइंड आउट वेयर दे आर मार्क्ड ऑन द मैप। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व हैपनिंग ऑन दैट डे? ऑब्वियसली बहुत सारी जगह पे अलर्ट जारी किया है ना? सो अलर्ट हैज बीन गिवन, अलर्ट। अब यहाँ पे देखो, ये सब डिविजन, ग्रीन नो वार्निंग है, येलो वॉच, मतलब अभी वॉच चल रहा है, अभी अप टू बी अपडेटेड है, ऑरेंज इज द अलर्ट एंड रेड इज द वार्निंग। दीज आर द कलर्स। ठीक है, अब देखो, what is happening and what are the various weather condition that IMD, what is IMD? Indian Meteorological Department, IMD. ठीक है, so what are the various weather condition that IMD is alerting to the people? क्या क्या अलर्ट हुआ है? अलर्ट है आपका ऑरेंज वाला, है ना, अलर्ट वाला। और देखो यहाँ पर पूरा अलर्ट कंडीशन चल रही है वाली। यस, क्या है यहाँ पर? ये देखो ऑरेंज वाला, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट वेव, है ना? सो ये जहां जहां भी ऑरेंज है उन सब जगह अलर्ट चल रहा है, किसका? हीट वेव्स का। हो सकता है कहीं और, यहाँ पे देखो, ये कौन सा साइन है? दिस इज द एक्सट्रीमली हैवी रेन। ये वाला कौन सा है? ये है आपका हेल स्टॉर्म का, है ना, हेल स्टॉर्म का। एंड देन थंडरस्टॉर्म का भी है, थंडर एंड लाइटनिंग। सो इन सब जगहों का आपको अलर्ट यहाँ पर मिला है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेट्स आर हैविंग वार्निंग साइन? अब पहले वार्निंग साइन का कलर देखो आप, वार्निंग साइन है रेड। अब बताओ कौन कौन से स्टेट का नाम बताना है आपका। है यहाँ पे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिस इज तमिलनाडु एंड केरला, है ना? यहाँ पर आपका वार्निंग चल रही है। किस चीज की वार्निंग चल रही है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखो टेम्परेचर यानी हीट वेव्स, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स वाली वार्निंग चल रही है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये दिख रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज दी थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। अंडरस्टूड? यहाँ पर आपका वेरी हैवी रेनफॉल, उसका वार्निंग है। Am I clear? So this way you should be able to read the map depending कि क्या वेदर फोरकास्ट है। ठीक है, आगे देखो, which states are likely to face heat wave condition? कौन कौन से स्टेट में हीट वेव की बात हो रही है? अभी हीट वेव मैंने बताया आपको, है ना, जहाँ पे ये वाला सिंबल आ रखा है और आपको अलर्ट और वार्निंग का साइन है, वहां सब जगह हीट वेव आ रही है। क्लियर? आगे देखते हैं, व्हाट आर द कॉजेज फॉर वार्निंग इन त्रिपुरा एंड लक्षद्वीप? अब देखो भाई, त्रिपुरा एंड लक्षद्वीप कहाँ पर है? त्रिपुरा कहाँ पर है? यहाँ त्रिपुरा तो ये है, ये वाला त्रिपुरा है, और ये आपका लक्षद्वीप वाला एरिया है। तो यहाँ पर तो आपका दिस इज थंडरस्टॉर्म एंड रेन, हैवी रेन, थंडरस्टॉर्म एंड हैवी रेन। त्रिपुरा में कोई सिंबल ही नहीं बना हुआ है, मे बी इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, इसलिए नहीं बना होगा, बट यहाँ पर हम इसको लेके अगर चलेंगे तो इट इज़ दी थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग।
So these are the signals which are given for Tripura and Lakshadweep. Understood? So I hope you will be able to understand the map in this way. Got it? Chalo. With this, we are done with this chapter. I hope you were able to understand and comprehend each and every concept. But still, any doubt you are having, do comment. I will revert back there. Okay? Keep learning, keep understanding, and we'll meet soon for the next chapter. Till then, take care and bye-bye.